लास्ट वीडियो में हमने एनालिटिक्स और होम कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट्स का पेज है उसमें हम लोग प्रोडक्ट्स को फायरबेस से ऐड करने वाले हैं। मतलब बैकएंड में जो डेटा रहेगा वो हमारे फायरबेस पे रहेगा और वहाँ डिस्प्ले होगा। और इस प्रोडक्ट को हम लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सैमसंग लिख रहा हूँ तो सैमसंग आ जाएगा, वो सर्च हो के आता है। अगर मैं क्लियर कर दूँ तो वापस से पूरा रिकॉर्ड आ जा रहा है। और इसके साथ ही आप अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा फायरबेस का बैकएंड है और यहाँ पे मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड करके रखा है, फ़ोन वगैरह। तो अगर मैं किसी प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे मैं हेडफोन को अगर डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये पहले पॉपअप में कंफर्म करेगा और जैसे मैं यस करता हूँ तो जो हमारा हेडफोन है डिलीट हो जाएगा और हमारा करंट रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो 4 रिकॉर्ड था वो अब 3 रिकॉर्ड हो गया। जो हमारा प्रोडक्ट का कंपोनेंट है वो यहाँ दिखेगा और इसे हम लोगों को कुछ ऐसा डेवलप करना है, तो इसके लिए चाहिए होगा हमें डेटा टेबल। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा प्रोडक्ट का कंपोनेंट है इसके बाहर मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ प्रोडक्ट्स के नाम से, प्रोडक्ट्स के नाम से। और इसमें मैं प्रोडक्ट लिस्ट को दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिस्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि जो हमारा लिस्ट है यहाँ पे आ जाएगा। बाद में अगर हमें प्रोडक्ट को ऐड करना है या एडिट करना है तो उसके लिए हम लोग कंपोनेंट बना सकते हैं, जैसे ऐड प्रोडक्ट डॉट JSX। और एडिट करने के लिए हम लोग को एक अलग से बनाना होगा, एडिट प्रोडक्ट डॉट JSX। तो यहाँ से हम लोग अपने जो प्रोडक्ट का कंपोनेंट है यहाँ पे कॉल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि MUI पे जाके मैं डेटा टेबल को इंपोर्ट कर लेता हूँ या सर्च कर लेता हूँ। ये डेटा टेबल का MUI का डेटा टेबल है। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टेबल देख सकते हैं। जैसे ये सॉर्टिंग या सर्चिंग के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सॉर्ट और सर्च हो रहा है। वैसे ही नीचे जाके कस्टमाइजेबल डेटा टेबल है, लेकिन मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो स्टिकी हेडर है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके सोर्स कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो इसका नाम है उसको हटा के मैं प्रोडक्ट लिस्ट कर देता हूँ। अब इस प्रोडक्ट लिस्ट को मैं अपने जो प्रोडक्ट वाला है यहाँ पे मैं कॉल करके यहाँ लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट और इसको यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे लगा दूँगा और जो नाम है उसको हटा देता हूँ। अब मैं आके देखूँगा तो हमारा प्रोडक्ट टेबल कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें थोड़ा बहुत मार्जिन स्पेसिंग वगैरह देना होगा। तो यहाँ पे जो 30 है उसको मैं 70 कर लूँगा, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड 10 है तो इसको 5 करना होगा, ताकि जो हमारा स्क्रॉल बार है वो नहीं आए। तो यहाँ से मैं इसको 5 कर लूँगा। अब आप देख रहे हैं स्क्रॉल बार वगैरह नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ये वाला नहीं दिख रहा, तो मैं इसको भी सही कर लूँगा नीचे से। अब आके देख रहा हूँ तो ये सही दिख रहा है। अगर मैं वापस आगे जा रहा हूँ तो ये सब कुछ सही से आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इसको, इसका थोड़ा डिज़ाइन ऐसा कुछ करना है। तो इसका डिज़ाइन मैंने थोड़ा बहुत पहले से लिख के रखा है। तो उसके लिए आपको आना है हमारे वेबसाइट codingmstr.com पे और वहाँ पे आपको ये वाला लिंक को विज़िट करना है। ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद नीचे आने पे यहाँ पे आपको डिज़ाइन वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा, अगर हम लोग डिज़ाइन को देखें तो एक ऑटो कंप्लीट चाहिए जो कि इस प्रोडक्ट को सर्च करने में हेल्प करेगा, और एक बटन चाहिए और ऊपर एक इसका नाम चाहिए प्रोडक्ट लिस्ट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टाइपोग्राफी के थ्रू हम लोग नाम को यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा। अब टाइपोग्राफी को इंपोर्ट करना होगा तो यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा। अब अगर मैं आके देखता हूँ तो ये डिवाइडर नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे मुझे डिवाइडर भी इंपोर्ट करना होगा। मैं डिवाइडर को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं आके देखूँगा तो प्रोडक्ट लिस्ट अब आ रहा है। अब क्या करना है कि लिस्ट को मुझे फायरबेस से लिंक करना है। तो मैं जाऊँगा firebase.com पे, आपको इस URL पे आ जाना है firebase.google.com और यहाँ पे आपको गो टू कंसोल पे जाना है और यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट का नाम जैसे कुछ भी नाम दे के आगे बढ़ जाता हूँ, फिर कंटिन्यू कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे अकाउंट सेलेक्ट करना है तो मैंने ये वाला अकाउंट सेलेक्ट कर लिया।
फिर हम लोग इसका क्रिएट होने का वेट करेंगे। अब ये क्रिएट हो चुका है तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। और यहाँ जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। यहाँ पे आके आपको वेब पे क्लिक करना है। अगर आप iOS के लिए बनाना चाह रहे हो तो इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एंड्रॉयड के लिए इस पे, और वेब के लिए इस पे क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और फिर से इसका कुछ नाम देना है। तो मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे माई रिएक्ट फायरबेस। होस्टिंग वगैरह अगर आपको लेना है, आई मीन आपका जो ऐप है, अगर आप चाहते हैं कि वो फायरबेस पे ही होस्ट हो तो वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी इसको रहने देता हूँ और रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फायरबेस को CMD ओपन करके या टर्मिनल ओपन करके ये वाला कमांड चलाना है। अगर आप में फायरबेस इंस्टॉल नहीं है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं नया टैब खोल के इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब हमारा फायरबेस इंस्टॉल हो चुका है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि है एक फाइल बनाना फायरबेस कॉन्फ़िग के नाम से। तो यहाँ पे मैं सोर्स वाले डायरेक्टरी में यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, फायरबेस config.jsx। और ये वाला जो कोड है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना। जो भी आपका कोड होगा आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना। और मैंने सेम चीज़ अपनी वेबसाइट पे भी दे रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये वाला फाइल है, तो इसमें हमें फायर स्टोर का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये वाला लाइन को इंपोर्ट करना होगा, ये फायर स्टोर वाले लाइन को। और नीचे में ये जो गेट फायर स्टोर ऐप है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे कर दूँगा। अभी एनालिटिक्स का काम नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में, तो मैं एनालिटिक्स को कमिट कर देता हूँ। अब यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, जो कि है गो टू कंसोल। और उसके बाद हमें बिल्ड पे क्लिक करना है और फायर स्टोर डेटाबेस पे क्लिक करके आपको एक क्रिएट डेटाबेस करना होगा, जिससे कि ये स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड में स्टार्ट हो सकता है या फिर आप इसे टेस्ट मोड में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे प्रोडक्शन मोड में ही स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट करके। और यहाँ पे मुझे अपना रीजन सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एशिया का जो रीजन है मुंबई, वो मैं सेलेक्ट करके इसे एनेबल कर देता हूँ। अब जबकि हमारा फायर स्टोर क्रिएट हो चुका है तो मैं इसके रूल्स को थोड़ा एडिट कर दूंगा। जैसे आप रूल्स पे क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे अलाउ रीड राइट फॉल्स है तो इसको मैं ट्रू कर दूंगा और इसको पब्लिश कर दूंगा। इससे क्या होगा कि हम लोग अपने ऐप के थ्रू इसमें रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और ये हमारा डेटा है। यहाँ पे मैं एक कलेक्शन क्रिएट कर लूँगा प्रोडक्ट्स के नाम पे, जो कि हमारा DB होगा। और यहाँ पे एक ऑटो DB देखें, नेम प्रोडक्ट्स में जो भी नेम देना है, जैसे मैं अगर एप्पल है तो एप्पल मैंने दे दिया, एप्पल 12 कर दिया। इसका फिर एक प्राइस आ जाएगा, प्राइस जैसे कि कुछ भी मैं दे देता हूँ। और इसका कैटेगरी आ जाएगा, प्रोडक्ट्स का कैटेगरी होता है तो ये मोबाइल के अंदर चला गया। और एक आ जाएगा डेट, वो डेट मैं कुछ भी लगा देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। तो ऐसे अगर मुझे नया प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा तो अभी हम लोग मैनुअली ही प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर करके नया प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है कि हम लोग अपने कोड पे जाएंगे और ये जो फायरबेस कॉन्फ़िग है ये मैंने अपने साइट पे दे रखा है, लेकिन आपको ये वाला यूज़ नहीं करना है। जब आप क्रिएट करते हैं तो उस टाइम जो वैल्यू आपके प्रोजेक्ट में आएगा आपको वही सब वैल्यू यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने प्रोडक्ट लिस्ट वाले पेज में। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा डेटा टेबल है जो कि आप देख रहे हैं, इस डेटा टेबल में जो रिकॉर्ड अभी आ रहा है इस रिकॉर्ड को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। और जो हमारा रिकॉर्ड होगा जो हमें फायरबेस से चाहिए उसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो अगर मैं कॉलम्स को देखूँ तो ये कॉलम्स पहले से दिया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ से मैं क्रिएट डेटा को भी हटा सकता हूँ। ये जो क्रिएट डेटा है ये रोज़ के लिए, और रोज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से पूरा एम्प्टी कर देता हूँ और ये वाला जो है इसको भी हटा देता हूँ। और ये जो रोज़ है हम लोग यूज स्टेट में यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे रोज़ लिख देता हूँ और यहाँ पे हमारा सेट रोज़ आ जाएगा। ये एम्प्टी एरे होगा और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। और जो हमारा रिएक्ट डॉट यूज स्टेट है वो हम लोग ऐसे नहीं यूज़ करेंगे। तो मैं रिएक्ट डॉट यूज स्टेट को हटा देता हूँ और ऊपर आके
मैं इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट यूज स्टेट, और हमें यूज इफेक्ट का भी यूज़ होगा, तो यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब जब हम लोग यहाँ आके देखेंगे तो बहुत सारा एरर है, जैसे रिएक्ट कॉलम्स वगैरह डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं लाइन नंबर 18 में जाके जो रिएक्ट डॉट यूज़ है उसको मैं हटा के सिर्फ यूज स्टेट कर लेता हूँ। और अगर मैं नीचे जाता हूँ तो ये हमारा कॉलम का रो हेड है। तो ये जो इसके अंदर टेबल सेल आ रहा है और ये लूप में लूप हो रहा है, जो कॉलम हमने थोड़ी देर पहले हटाया था। तो मैं क्या करता हूँ कि ये कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये बहुत सारा एरर आ रहा है फ़िलहाल के लिए। हम लोग तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो की अलाइन स्टाइल वगैरह आ रहा है, तो की मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और स्टाइल जो मिनिमम विथ होगा तो उसका जो मिनिमम विथ है मैं 100 पिक्सल्स कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं 100 पिक्सल्स मैंने कर दिया। और अलाइनमेंट जो होगा मैं इसका लेफ़्ट साइड रख लेता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम चाहिए तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक नाम यानी नेम दे देते हैं। और नीचे आने पे आपको ये रोज़ दिखेगा, ये रोज़ भी डायनेमिकली आ रहा है, और यहाँ पे रोज़ के अंदर रोज़ टेबल रो है और उसके अंदर टेबल सेल है। तो इसके अंदर का जो रिटर्न वैल्यू हो रहा है वो कॉलम से हो रहा है, तो हमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं हटा देता हूँ इसे, और यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। और ये जो टेबल सेल के अंदर का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू भी डायनेमिकली आ रहा था, जो कि डायनेमिकली आएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं रो डॉट नेम दे देता हूँ, और ये जो की वगैरह है ये रो डॉट आईडी हो जाएगा। और अलाइनमेंट हम लोग सबका लेफ़्ट साइड ही रख रहे हैं, तो मैं इसका अलाइनमेंट भी लेफ़्ट कर लेता हूँ। कि यहाँ पे टेबल रो पे की का ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब जब मैं यहाँ आके देखूँगा तो ये हमारा जो प्रोडक्ट टेबल है कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसमें हमें जो डेटा लाना है वो फायरबेस से लाना है, तो उसके लिए हम लोग अपने वेबसाइट पे जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो नीचे से कुछ इंपोर्ट किया हुआ लाइन है, जैसे बटन, ऐड, सर्किल, ये सब आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि ये सब वो ज़रूरत हम लोग को पड़ेगा। ये ऐड सर्किल जो है वो यहाँ पे आइकन वगैरह है, और ये बटन हम लोग यूज़ कर रहे हैं किनारे, तो ये बटन भी इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो यूज़ इफेक्ट है इसके अंदर गेट यूजर्स कॉल हो रहा है, तो मैं ये दो लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। इसके साथ ही ये जो ईएमपी कलेक्शन रेफ है, ये वाला जो प्रोडक्ट का रेफरेंस है, इसको भी मैं कॉपी कर लूँगा, और इसको रोज़ और सेट रोज़ के नीचे लगा दूंगा। जो थोड़ी देर पहले रोज़ हमने जो स्टैटिक था उसको हटा के हमने यूज़ स्टेट में यूज़ किया था, उसके नीचे मैं यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूज़ इफेक्ट में जैसे ही हमारा अपलोड हो रहा है, तो वैसे ही ये जो रेफरेंस है इसके थ्रू कॉल करके जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है हमारे फायरबेस में उसको वो कॉल करेगा, और हम लोग उसको कॉल करके सेट रोज़ जो है, जो जो हमारा रोज़ है उसमें वो सेट हो जाएगा। और जब ये सेट होता है तो इसका डेटा वगैरह यहाँ से सेट हो रहा है, लेकिन इसका आईडी अलग से सेट करना पड़ता है, जो कि हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे इसका आईडी सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपने कलेक्शन का नाम दे रहा हूँ, जैसे हमारे कलेक्शन का नाम यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ। अगर आपके कलेक्शन का नाम कुछ और है तो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब जा करके मैं देखता हूँ कि अभी हमारे ऐप में क्या एरर आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्वीट अलर्ट 2 है वो नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग डिलीट करते हैं तो एक पॉपअप आता है, तो उसके लिए हमें स्वीट अलर्ट 2 चाहिए होगा। तो हमें सर्च करना है npm स्वीट अलर्ट 2, और यहाँ आने के बाद आपको स्वीट अलर्ट इंस्टॉलेशन का ये कोड भी मिल जाएगा, और इसके बारे में आपको पता भी चल जाएगा कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। कन्फर्म वगैरह में या कुछ करने के लिए हम लोग स्वीट अलर्ट का यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ, और नए वाले इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जब ये इंस्टॉल हो चुका है तो हम लोग जाके देखेंगे कि अभी क्या आ रहा है। तो अभी इसको कांट रिजॉल्व फायरबेस कन्फिग जो है नहीं मिल रहा है।
तो मैं इसका पाथ थोड़ा ठीक कर देता हूँ। और यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो अब हमारा जो प्रोडक्ट है, हमने एप्पल टू लिखा था यहाँ पे, वो एप्पल टू यहाँ पे दिख रहा है। अगर मुझे और भी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे यहाँ पे इसका नाम, कैटेगरी वगैरह सब था, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद इस लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा फिर से, और यहाँ पे लिख दूँगा इसका प्राइस, कैटेगरी और डेट। नीचे भी मैं यहाँ पे जो हमारा टेबल सेल है उसको मैं 2-3 बार कॉपी कर लूँगा। और यहाँ पे हमें लाना है प्राइस, तो मैं प्राइस लिख लेता हूँ। यहाँ पे लाना है कैटेगरी, तो मैं कैटेगरी लिख लेता हूँ। और यहाँ पे चाहिए हमें डेट, तो जो मैं डेट है वो लिख लेता हूँ। अब मैं आके यहाँ देखूँगा तो हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है। अब हमें कुछ और डेटा चाहिए तो हम यहाँ से आके ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा दोनों डेटा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हम लोग फायरबेस से डेटा ले सकते हैं। अब हमें इसमें एक्शन लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा ऊपर है इसको मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक्शन लिख देता हूँ। और एक्शन के लिए जो आइकन वगैरह है हमने पहले से इंपोर्ट कर रखा है। जैसे हमें ये सब जो आइकन चाहिए होगा एडिट और डिलीट का, वो सब इंपोर्टेड है। तो मैं वापस से जाऊंगा अपने कोड पे और यहाँ पे मैं एक्शन वाला सर्च करूँगा कि मैंने एक्शन कहाँ लगा के रखा है, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। और ये रहा वो एक्शन जो कि एक टेबल सेल में, और इसके अंदर स्टैक का यूज़ हो रहा है। और स्टैक में एक साइड एडिट आइकन है और दूसरे साइड डिलीट आइकन है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो हमारा टेबल सेल है उसके नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब अगर मैं कोड आगे देखता हूँ तो यहाँ पे डिलीट यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड करके आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आके देखूँगा तो ये डिलीट यूज़र इवेंट लगा हुआ है ऑन क्लिक पे। और ये डिलीट यूज़र क्या करेगा, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उसको डिलीट कर देता है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको बस कमेंट कर देता हूँ। वापस से आके देखता हूँ अपने कोड पे तो हमारा आइकन वगैरह आ गया, लेकिन अभी क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा। तो अगर हमें डिलीट वाला इवेंट लगाना है तो हमें वापस से अपने साइट पे जाना होगा, और यहाँ पे मैंने डिलीट का इवेंट लगा के रखा है। तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये डिलीट का इवेंट है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये वाला जो हमने थोड़ी देर पहले कमेंट किया था इसको अनकमेंट करके ऊपर आके वो कोड में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कोई यूज़र डिलीट करता है तो उसके साथ उसका आईडी पास होता है, और ये आईडी यहाँ पे ऐसे पैरामीटर के थ्रू पास हो रहा है और वो कंफर्म करता है कि इसे डिलीट करना है या नहीं करना है। अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे हम लोग एक और डेटा पास कर रहे हैं डिलीट एपीआई का, और वहाँ पे जाके अगर ये डिलीट में यस होता है तो वो जाके उसको डिलीट करेगा, अगर नो होता है तो उसको डिलीट नहीं करेगा। तो हम लोग आके इसको टेस्ट कर लेते हैं। अभी तो कुछ नहीं हो रहा था, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आर यू श्योर पूछ रहा है। अगर मैं यस करूँगा तो अभी कुछ नहीं होगा, कैंसिल भी करूँगा तो कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए हमें अपने साइट पे आना होगा और यहाँ पे मैंने डिलीट एपीआई जो अभी हमने कमेंट किया उसको मैंने दे रखा है। तो आपको इसको कॉपी कर लेना और इसको मैं अनकमेंट कर दूंगा और नीचे आके पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेम जो आईडी है पैरामीटर के थ्रू आया था वो यहाँ पास हो रहा है, और ये यूज़र डॉक जो है वो फायरबेस के थ्रू आता है। मतलब ये जो डिलीट डिलीट डॉक है वो फायरबेस के थ्रू आता है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसे फायरबेस से इंपोर्ट किया है। तो डिलीट डॉक क्या करेगा कि यहाँ से वो जो यूज़र डॉक है, मतलब जो प्रोडक्ट का आईडी है, उसको लेगा और उसको डिलीट कर देगा। और फिर हम लोग एक अलर्ट दे देंगे कि वो डिलीट हो गया है, और वापस से गेट यूज़र्स को कॉल करेंगे ताकि हमारा जो डेटा है वो वापस से रीपॉपुलेट होकर जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखेगा। तो मैं वैसे ही करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। अगर मैं इसे कैंसिल कर दूँ तो ये डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं डिलीट करके यस कर दूँ तो ये डिलीट होगा और हमारा प्रोडक्ट यहाँ से चला गया। वैसे सेम अगर मैं फायरबेस में आके देखता हूँ तो प्रोडक्ट अब यहाँ पे नहीं है। तो अभी मैं 2-3 प्रोडक्ट इसमें ऐड कर लेता हूँ ताकि हम लोग ऑटो कंप्लीट वगैरह को देख सकें। अब जब मैंने प्रोडक्ट ऐड कर लिया है तो मैं यहाँ आके अगर रिफ्रेश करूँगा तो हमारा
जो तीनों प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया है। लेकिन अभी हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एक ऑटो कंप्लीट चाहिए और एक बटन चाहिए। तो अगर आपको ऑटो कंप्लीट का यूज़ करना है तो हम लोग जाएंगे MUI.com पे और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ऑटो कंप्लीट। और यहाँ पे आपको ऑटो कंप्लीट का कोड वगैरह मिल जाएगा, ये कोड है। और इसमें बस ये वाला ऑटो कंप्लीट होता है और इसमें जो डेटा बाइंड है ये वाला डेटा बाइंड होता है। मैंने इसको पहले से अपने साइट पे लिख रखा है तो मैं उसी ऑटो कंप्लीट का यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे जो टाइपोग्राफी आपको दिख रहा है इसके नीचे डिवाइडर था और ये बॉक्स हाइट है, फिर स्टैक में ऑटो कंप्लीट और ऑटो कंप्लीट के बीच में ये टाइपोग्राफी जिसका फ्लेक्स ग्रो 1 है, जो एक को लेफ्ट साइड और एक को राइट साइड रखता है। और उसके नीचे बटन है, फिर स्टैक है और फिर हाइट है। तो मैं ये जो हाइट है यहाँ से कॉपी करके ये हाइट तक मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो डिवाइडर है हमारा मतलब यहाँ पे नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब जब मैं आके यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ एक एरर है, फिल्टर डेटा नॉट डिफाइंड। तो इसमें क्या हो रहा है ऑटो कंप्लीट में कि ये ऑन चेंज पे डेटा को फिल्टर कर रहा है। मतलब जैसे चेंज हो रहा है तो जो डेटा हम लोग सर्च कर रहे हैं वो हमारे डेटा टेबल में शो हो रहा है। तो इस इवेंट को मैं कमेंट कर देता हूँ। और इसका जो लेवल है वो रोज़ का नेम आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ और प्राइस वगैरह लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, प्राइस वगैरह करना होगा। तो अगर आप ऑटो कंप्लीट देखें तो यहाँ पे प्राइस आएगा। वही अगर आपको यहाँ पे नेम चाहिए तो यहाँ पे मैं नेम कर दूँगा तो ये नेम आ जाता है। और अभी सिलेक्ट करने पे कुछ नहीं हो रहा है तो उसके लिए ये जो इवेंट है वो लगाना होगा। तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद अगर हम लोग अपने सोर्स कोड पे आते हैं तो ऊपर में ये जो है ये फ़िल्टर डेटा वाला हमें यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके यूज़ कर लेना है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फ़िल्टर डेटा है यहाँ से देख सकते हो ये फ़िल्टर डेटा वैल्यू को लेके आ रहा है और ये जो वैल्यू है वो रोज़ में सेट हो रहा है। अगर ये वैल्यू है तो वो रोज़ में सेट हो जाएगा, अगर नहीं है तो गेट यूजर्स को फिर से कॉल कर रहा है जिससे वो रीपॉपुलेट हो जा रहा है। तो अभी मैं आके देखता हूँ तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ और यहाँ पे अगर मुझे हेडफोन चाहिए, मैंने क्लिक किया तो सिर्फ हेडफोन आ रहा है। लेनेवो क्लिक करता हूँ तो लेनेवो आता है। तो इस तरह से हमने बना लिया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टेबल डुप्लिकेट हो रहा है, मतलब डेटा डुप्लिकेट हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जैसे ये एल्स पे जाता है तो पहले तो क्या होगा कि जो हमारा सेट रोज़ है, ये वाला सेट रोज़ है, वो इसको एम्प्टी सेट कर लेगा और उसके बाद ये गेट यूजर्स को कॉल करेगा। तो अगर मैं वापस फिर से आके इसको रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे अगर मैं हेडफोन क्लिक कर रहा हूँ, फिर हेडफोन हटा रहा हूँ और फिर लेनेवो क्लिक कर रहा हूँ, फिर लेनेवो हटा रहा हूँ, फिर से लेनेवो क्लिक कर रहा हूँ, तब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपने डेटा टेबल को फायरबेस से लिंक कर सकते हैं और इसमें डिलीट और सर्चेज वगैरह का फीचर लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं इसमें ऐड और एडिट का फीचर लगाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।